हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से जो मैंने एक सीरीज चला के रखा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 6 जेपीएससी का और 7 to 10 जेपीएससी का, उसका मैं आज पेपर 6 का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा 6 जेपीएससी में कि पेपर 6 में कैसे सवाल आए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाला है वो मुख्य रूप से जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसका जो पेपर 6 है 6 जेपीएससी का पहले मैं एनालाइज करूंगा, इसके बाद 7th जेपीएससी का एनालाइज करूंगा। यानी कि 6 और 7 जेपीएससी का ब्रीफ एनालिसिस जो मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको 6 जेपीएससी में कैसे सवाल बने थे। ठीक है, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में पेपर 6 का। ठीक है, तो देखो जो पेपर 6 था ना उसमें सवाल कैसे बने हुए थे। पेपर 6 जो है वो किससे संबंधित था? जनरल साइंस, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और तकनीकी विकास। याद रख लेना, अभी तक जितना भी मैं बताया हूँ इंस्ट्रक्शंस उनसे थोड़ा सा ये डिफरेंट है, इसीलिए इंस्ट्रक्शन इस बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। वही है, फुल मार्क्स यहाँ भी आपको 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे यहाँ पर भी टाइम आपको दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो नेसेसरी है। इंस्ट्रक्शंस बढ़िया से पढ़ लेना ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, दिमाग में एकदम माइंड मेकअप चेक करके चलना है कि कैसे आपको लिखना है साइंस के क्वेश्चंस को। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस, पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो यही है। दूसरा इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चंस नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड इज ऑब्जेक्टिव टाइप। पहला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी भी है और दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसका एक क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स को। ठीक है, क्लियर है? मतलब वही कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है या कह सकते हो उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसका 2 नंबर का 20 क्वेश्चन यानी कि 40 मार्क्स। ठीक है, तो पहला वाला से मिल गया 40 मार्क्स। दूसरा से छठा जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। वहां पर अभी तक हम लोग क्या करते थे, दूसरा से लेकर के 5वां तक करते थे, याद है? यही वाला कारण से हम यहाँ फिर मैं बता रहा हूं। दूसरा से लेकर छठा तक जो क्वेश्चन नंबर है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का है और आंसर शुड नॉट एक्सीड 500 to 600 वर्ड्स, यानी कि 2 से लेके जो छठा क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। ठीक है, टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चंस बनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 5 क्वेश्चंस बनेंगे और पांचों क्वेश्चन 40 नंबर का नहीं बल्कि 32 नंबर का होगा। इस बात का ध्यान रख लेना। 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और 32 मार्क्स का। ठीक है, तो 32 को इंटू कर देना 5 से और आएगा 160 और वो 160 प्लस 40 आ गया 200। क्लियर है? यानी कि दूसरा से लेकर के छठा क्वेश्चन जो है वो 32 मार्क्स का आंसर को कैरी करता है और आंसर जो है ना 500 से 600 वर्ड में होना चाहिए। होप सो कि जब 32 नंबर का सवाल 500 से 600 वर्ड में होना चाहिए तो 40 मार्क्स का जो सवाल है वो कितने वर्ड्स में होंगे ये एनालाइज करना। अप्रॉक्स 800 to 1000 में रखना 40 मार्क्स के क्वेश्चन को और 32 मार्क्स के क्वेश्चन को 500 to 600। देखो, इस पॉइंट को समझाना एकदम नेसेसरी इसलिए था क्योंकि अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं उनमें सारे के सारे सवाल 4 करने होते थे, है ना? डिस्क्रिप्टिव वाला में कहीं भी 5 नहीं करना था, 4 करना था और इसमें 5 करना है। साइंस में जब साइंस में 5 करना है तो आपको समझाना नेसेसरी था, इसलिए मैं इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन में आप बढ़िया से धुन करके क्या कर सके, आंसर कर सके। ठीक है, होप सो कि आपको क्लियर हो, समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको टैकल करना है। तो चलो, इंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट होता है तो उसके अलावा पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा। जो पहला क्वेश्चन है ना वो किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन है वो चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही उत्तर का चयन करें। पहला, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, HZ स्टैंड्स फॉर हर्ट्ज, इस किसका यूनिट है? ठीक है, वो थोड़ा सा बताना साउंड का। ठीक है, बोलता है कि साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है?
अवश्रव्य, ठीक है, इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक। हमारा कान जो है वो सुन नहीं सकता है, कुत्ता बिल्ली सब सुनता है। भूकंप आने के पहले इन सब जो साउंड है वो प्रोड्यूस होते हैं, और उन लोगों को, इसीलिए जानवरों को पहले खबर हो जाता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है। ठीक है, चलो दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल है, अ बॉडी इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड ऑन टू अ टेबल बाय यू, द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इन द प्रोसेस नॉट डिपेंड अपॉन। बोलता है आप किसी वस्तु को जमीन से एक टेबल पर उठाकर रखते हैं, इस क्रिया में संपादित कार्य निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आंसर इसका होगा पहला। आंसर पहला होगा क्या? द पाथ अलोंग विथ यू लिफ्टेड द बॉडी, यानी कि किसी वस्तु को कौन से पथ से आपने उठाया ये निर्भर नहीं करता है। क्लियर है? होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर जो सवाल है वो क्या है? द ऑर्बिट ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज, क्या कहलाता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाली पृथ्वी का पथ है। पृथ्वी का पथ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इलिप्टिकल। कहाँ है इलिप्टिकल? बी नंबर। इसको कहते हैं दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, इलिप्टिकल होगा इसका। ठीक है, तो तीसरा का आंसर क्या हो गया? बी। अब आओ चौथा नंबर। चौथा नंबर सवाल है, when a conservative force does positive work on the body, its potential energy क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगा, यानी कि घटती है पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जब एक संरक्षित बल, अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, हिंदी वाला में अभी देखना, जब एक संरक्षित बल किसी पिंड पर सकारात्मक कार्य करता हो तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या बदलती रहती है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 4 नंबर का आंसर होगा बी। क्या? तो डिक्रीज होती है। ठीक है, होप सो आपको कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो 5 नंबर, फादर ऑफ जेनेटिक की बात कर रहा है। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स? यानी कि अनुवांशिक विषय के जो पिता हैं उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए, ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं अनुवांशिक के पिता हैं, मेंडल। ठीक है, चलो 5 के बाद 6 नंबर देखो। 6 नंबर क्या बोलता है? 6 नंबर है स्टेज इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज 1 आर। बोलता है कि पूर्वावस्था के अवस्थाओं को क्रमबद्ध सजा कर लिखना है। तो 6 का आंसर होगा आपका 6 का बी। बी कैसे होगा? तो पहले है लैप्टोटीन, जैगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। साइंस पढ़ेंगे ना तो बायोलॉजी वाला सेगमेंट से सवाल ये बनेगा, सेल का जो डिवीजन होता है उससे। तो आंसर इसका क्या होगा? बी। बी होगा इसका आंसर, यानी कि सबसे पहले होगा लेप्टोटीन, फिर है जैगोटीन, फिर पैकिटीन, फिर डिप्लोटीन और फिर डाइकानेसिस। होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखो 6 नंबर। 6 नंबर क्या है? हेमोफीलिया इज। हेमोफीलिया क्या है? हेमोफीलिया छुआछूत की बीमारी है, लिंग से संबंधित बीमारी है, कुपोषण के कारण होने वाला है या कुछ और है? तो 7 का होगा डी, हेमोफीलिया। आप बताना कि कौन सा टाइप का बीमारी है। डी इसका आंसर होगा। ठीक है, एको वाला में नहीं है, ना छुआछूत है, ना कुपोषण है, ना तो लिंग संबंधित बीमारी है। ठीक है, 7 नंबर देखो, द ऑर्गेनल्स कॉल्ड द पावर हाउस। कौन कहता है भाई? इनमें से किस ऑर्गेनल का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? पावर हाउस कौन है? तो जो 8वां नंबर है, 8वां नंबर का आंसर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनल विच इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, समझ में आ गया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे सेल का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का। 9 नंबर देखो सवाल, द मेजर न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स आर। बोलता है कि पौधों के लिए कौन सा पोषक तत्व जो होता है वो होता है, कौन सा होता है? तो 9 नंबर का आपका होगा बी, नाइट्रोजन, एनपीके शॉर्ट फॉर्म में इसी को कहा जाता है। एनपीके से सवाल भी बनेगा। ठीक है, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटास।
ठीक है, यहाँ ऑप्शन लेकिन बी इसमें दे दिया है, स्फुर दे दिया है, नाइट्रोजन, स्फुर और पोटास। 10 नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल है 10 यूजेज ऑफ नीम ट्री। नीम के पेड़ का कहाँ उपयोग किया जाता है? नीम के पेड़ से याद आया, एक मेरा कज़न है, एल्डर ब्रदर है, वो ना ठंडा के टाइम में दौड़ने जाएगा और उसके बाद दौड़ के आएगा और कच्चा नीम का पत्ता को चबा करके उसका जूस को, जैसे हम लोग कैसे वो च्युइंगम को चबाते हैं, सारे जूस को इनहेल ये कर लेगा, सक करके जूस को, और उसके बाद उसका जो बचा हुआ पार्ट उसको थूक देगा। नीम का पेड़ का वो ऐसे उपयोग करता है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है 10 नंबर में, द यूजेज ऑफ नीम ट्री आर, तो औषधि के रूप में, कास्ट के रूप में और खाद के रूप में। तो जब जैविक खेती करेंगे ना तो वहाँ पर आप इसका नीम कोटेड यूरिया का भी यूज़ किया जाता है ना, तो वो ध्यान रख लेना। पेड़ तो यूज़ करते ही हैं लकड़ी के रूप में, इसके अलावा वो ना क्या कहते हैं उसको, ब्रश करने में, यानी कि दंत मंजन जिसको कहते हैं, दातुन करने में, सॉरी दातुन करने में औषधि तो बता दिए कि भैया सीधे चबा जाता था। हम लोग को, हम खुद मैंने किया हूँ, इसका छाल का जो रात में रख करके उसके बाद पीना कितना बेनिफिशियल होता है, वो थोड़ा उसका बेनिफिशियल को देख लेना, यूट्यूब कर लेना कभी। ऐसे नीम ट्री एक ऐसा है जिसका औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है, ध्यान रख लेना। 9 नंबर 10 नंबर कंप्लीट हो गया होगा। अब 11 नंबर देखो, 11 नंबर क्या है? फूड ग्रेन इंक्लूड द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो खाद्यान्न में निम्नलिखित फसलें सम्मिलित होती हैं। खाद्यान्न में कौन कौन फसलें जो है वो सम्मिलित होती हैं? तो 11 नंबर का होगा सी, खाद्यान्न बोला है। फूड ग्रेन में कौन कौन आएंगे आंसर? तो धान्य और दलहन, तेलहन। तो धान्य, दलहन, तेलहन, मसाले नहीं आते, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, सी, यहाँ देख लो। दैट मीन सी, सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। 11 12 के बाद नंबर देखो, 11 कंप्लीट हो गया। 12, एज पर प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट 1989 ऑन एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया, झारखंड कम्स अंडर। झारखंड किस ये में आता है? यानी कि योजना आयोग की रिपोर्ट 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो झारखंड है वो किस क्षेत्र में? तो इसका आएगा ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिली रीजन में, यानी सी आंसर, पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। 12 नंबर होप सो क्लियर हो गया होगा। अब देखो 13 नंबर। 13 नंबर क्या कहता है? विच 4 कंपोनेंट कंस्टिट्यूट एन इकोसिस्टम। कौन से किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी का निर्माण होता है? तो कौन से वो 4 घटक हैं जिसके द्वारा पारिस्थितिकी का निर्माण होता है? तो जो 13 नंबर है इसका आंसर होगा सी, मृदा, सॉरी अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक। दैट मीन्स सी में है एबायोटिक कंपोनेंट, मटेरियल या प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर, ठीक है, यानी इसका आंसर होगा सी। 13 के बाद देखो 14 नंबर। 14 नंबर क्या बोलता है? द एवरेज एडवांटेज ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज। क्या इम्प्लीमेंटेशन है या एडवांटेज है इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने का? तो इसका आंसर होगा 14 का डी। कैसे? आपका रिचार्ज करेगा ग्राउंड वाटर लेवल को, है ना, पहला वाला ऑप्शन भी सही है। दूसरा है रिड्यूसेस रन ऑफ, यानी कि जो बह के पानी चला जाता है समुद्र में उसको रोकेगा। तीसरा है यानी सी है, इट्स अवॉइड फ्लडिंग, फ्लडिंग भी बचाता है, यानी ऑल ऑफ द एबव। समझ गए? ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, पानी को बह जाने से रोकना, बाढ़ से बचाना, उपरोक्त सभी जो है वो फायदे हैं किसका? इम्प्लीमेंटिंग द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। 15 नंबर देखो, 15 नंबर, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन। तो सरदार सरोवर जो बांध है या प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पर है? तो ये जो रिवर है वो है आपका नर्मदा रिवर। सरदार सरोवर डैम भी ध्यान रख लेना, नर्मदा रिवर पर। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब 16 नंबर देखो, 16 नंबर, रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स डाटा ऑन। रेड डाटा बुक कौन सी सूचना देता है? तो आपको पता होना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन का ये दिया ऑप्शन, लाल पुष्प वाले पौधों की सूचना देता है, लाल रंग वाली मछलियों की, लाल रंग के कीड़ों की, या लुप्तप्राय पौधों और पशुओं की। तो जो ये इसका 16 नंबर का सवाल है ना वो डी आंसर करेगा।
कोई लाल नाम का बुक जरूर है, पर उसमें जो डेटा निकलता है वो है आपका इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का, या कह सकते हो इंडेंजर्ड स्पीसीज का, चाहे वो प्लांट का हो या फिर एनिमल का हो। ना तो रेड कलर का प्लांट का, ना तो रेड कलर का फिशेस का, ना तो रेड कलर का इंसेक्ट्स का, ध्यान रख लेना। चलो अब आते हैं 17 नंबर सवाल का। 17 नंबर सवाल क्या बोलता है? द HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन, बोलता है HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो वायरस और एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर किसी को एड्स होता है तो उसके बॉडी से रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उस व्यक्ति को कोई छोटी बीमारी भी क्या कर देती है, बहुत ज़्यादा हेवी हार्म कर देती है, समझ में आया, और व्यक्ति का डेथ होता है। हालांकि हाल ही में क्या हुआ है, एक रिसर्च में पता चला है कि HIV को भी क्या किया जा सकता है, ये उसको ड्रग के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि उसको बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। हालांकि भारत में अभी इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है, नहीं के बराबर, लेकिन ऐसा न्यूज़ में है। तो आप ना, ये मैं क्यों बताया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट भी है एक इसी में, है ना, टेक्नोलॉजी बताया है, वहाँ पर आपको ये सब पढ़ना है कि अभी रिसेंट में क्या है, और एड्स के बारे में भी पढ़ना है, वहाँ पर ध्यान रख लेना। चलो तो क्या बोला 17 नंबर में, 17 नंबर सवाल जो था वो बोला था कि जो HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है वो कब इंप्लीमेंट हुआ था, तो 17 का होगा आपका डी, 2017 में, 2017 में इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है, डी इसका होगा आंसर सही। GIS डील्स विद द काइंड ऑफ डाटा, GIS का मतलब क्या होता है, ठीक है, GIS यानी कि GIS किस तरह के डाटा को से संबंधित है, तो जो 18 नंबर है, 18 का आंसर होगा सी, इसको कहते हैं स्पैटियल डाटा, स्पैटियल डाटा, या इसको हिंदी में कहा जाता है स्थानिक डाटा, GIS। एक किस तरह का डाटा है, स्थानिक। क्लियर है? चलो देखो 19 नंबर सवाल आपका बना हुआ है कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ना ये वाला सवाल का आंसर आप देना, कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी, कोल या सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। कन्वेक्शन एक होता है कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक होता है नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप ना हमको पहले तो यहाँ पर कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी बताना, कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी को भी क्या करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है, बता देना। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन बता देना कि कौन सा कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है, ठीक है। होप सो कि आपको 19 नंबर क्लियर हो गया होगा। 20 नंबर देखो, आपको नहीं दिखेगा सही से, थोड़ा सा लगता है गलत तरीके से फ़ोटो खींच दिया गया था, है ना, फ़ोटो नहीं, वो तो निकाला हूँ मैं वहाँ से, तो वहाँ पर ही इसको सही से नहीं किया गया था। लेप्रोसी लिखा हुआ है, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ ठीक से आपको। लेप्रोसी इज कॉज्ड ड्यू टू, तो लेप्रोसी किसके कारण से होता है, ठीक है, यानी कि लेप्रोसी को हिंदी में कहा जाता है कुष्ठ रोग। तो निम्नलिखित में से जो कुष्ठ रोग है वो किसके कारण से होता है, तो इसका आंसर है माइकोबैक्टीरियम के कारण से, यानी कि कुष्ठ रोग जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम के कारण से होता है, याद रख लेना। चलो अब आंसर देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। ध्यान रख लेना, मैं पहले बता दिया हूँ कि इसमें से टोटल अब 5 क्वेश्चन करना होगा। हर जगह पर अभी हम 4-4 क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, अब आपको यहाँ पर करना है 5 क्वेश्चन। और हाँ, नंबर जो है वो मात्र 32 नंबर का। पहले जो 4 क्वेश्चन करते थे वो होता था आपका कितना, 40 नंबर का, और ये है 32 नंबर का, ठीक है, ध्यान रख लेना। ऐसा क्यों किया गया, तो देखना आप साइंस वाला सेगमेंट में 5 पार्ट में बटा हुआ टोटल, 5 पार्ट से एक एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, समझ में आ रहा। जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक से समझ में आएगा। आप एक बार सिलेबस को चेकआउट कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा। देखो सवाल क्या बना हुआ है दूसरा नंबर में, बोलता है व्हाट आर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, नेम द सोर्सेस ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड इन नेचर,
ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ, हो सकता है आपको नहीं दिखेगा। इंफ्रासोनिक साउंड इन नेचर डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, यानी कि अपश्रव्य और प्राश्रव्य दो ध्वनियाँ होती है ना, कौन कौन, अपश्रव्य और दूसरा है प्राश्रव्य। तो अपश्रव्य ध्वनि और प्राश्रव्य ध्वनि क्या है? पहला, प्रकृति में अपश्रव्य ध्वनि के स्रोतों का नाम बताइए। कौन कौन से ध्वनि, यानी कि जो अपश्रव्य ध्वनि जो है उसका कौन कौन सा सोर्स जो है वो नेचुरली है, और प्राश्रव्य ध्वनि की विशेषताओं एवं उपयोग का वर्णन करें। यानी कि किसका एप्लीकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, तो अल्ट्रासोनिक का। अल्ट्रासोनिक को कहते हैं हिंदी में प्राश्रव्य, अल्ट्रासोनिक, और अपश्रव्य को कहा जाता है क्या, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। क्लियर है? तो यहाँ पर आप सवाल का समझ गए होंगे कि अपश्रव्य ध्वनि और प्राश्रव्य ध्वनि क्या है, और अब प्रकृति में जो अपश्रव्य ध्वनि के जो स्रोत है ना उसके बारे में बताना है। साथ ही साथ तो जो प्राश्रव्य ध्वनि है उसका कौन सी विशेषताएं हैं और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इस बात को भी आपको मेंशन करना होगा। यानी कि ध्वनि से संबंधित सवाल, वेब से संबंधित सवाल भी आते हैं, ध्वनि से संबंधित भी। या तो आप ये लिखते, या तो आपके पास एक और ऑप्शन था कि स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी कि केपलर के ग्रहीय गति के सिद्धांत का वर्णन करिए और डिस्टिंग्विश बिटवीन लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स। 7 क्लास और 8 क्लास में ये सवाल बनता है ना, लूनर इक्लिप्स और सोलर के इक्लिप्स। और सोचो कि यहाँ पे 32 मार्क्स का सवाल आपके सामने दे दिया। केपलर का ग्रहीय गति नियम तो ठीक है, ध्यान रख लेना, 3 ग्रह गति नियम है, कौन कौन वो समझ लेना, समझ के उसके बाद उसको मेंशन कर लेना बढ़िया से। दूसरी बात उसी में इंक्लूड करना था कि सोलर इक्लिप्स क्या है और लूनर इक्लिप्स क्या है। ठीक है, या तो ऊपर वाला में से कोई दो में से कोई एक लिखते, सॉरी। तीसरा नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर जो है वो बायो से संबंधित हो गया। तीसरा नंबर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। इलस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जांपल्स, लिंग सहलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं और इसको उदाहरण दे करके समझाइए। तो आप लिंग सहलग्न वंशागति एकदम डायरेक्ट उठा दिया है, मेंस का जो सिलेबस है उससे डायरेक्ट सवाल बना हुआ है, डायरेक्ट पॉइंट है, की पॉइंट, उसी से इसको बना दिया आंसर सवाल। तो आपको समझना होगा कि लिंग संलग्न वंशागति कैसे है, कैसे कैरी फॉरवर्ड होते रहता है ना। इससे संबंधित और कुछ चीज़ें हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन था कि किसको लिखा जा सकता था, नेम द 4 ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स, सॉरी हार्मोन से संबंधित था। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंपॉर्टेंट 4 हार्मोन सिक्रेशन है उसके बारे में बताना है, और इसके अलावा उसका फंक्शन बताना है। तो पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताना है, यानी पीयूष ग्रंथि है क्या, उसको डिस्क्राइब करना था। पीयूष ग्रंथि जब डिस्क्राइब हो गया तो उसके बाद उसका कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रेशन होते हैं उनको लिखना था, 4 गो टाइप का यहाँ पर बताना था अप्रोक्स लगभग। इसके अलावा जो पीयूष ग्रंथि है उसके 4 हार्मोन्स के क्या फंक्शंस हैं, क्या कार्य हैं, उसको भी मेंशन करना था। ठीक है, तो या तो आप लिंग संलग्न वंशागति लिखते या पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स और इसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करते, तो 2 में से कोई एक कर लेते। चौथा नंबर सवाल देखो, चौथा नंबर सवाल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रोफॉरेस्ट्री, डिस्क्राइब देयर द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री, यानी कि कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं और कृषि वानिकी के महत्व और प्रबंधन का वर्णन करें। महत्व और प्रबंधन दोनों बात ध्यान में रख लेना एग्रोफॉरेस्ट्री का। तो कृषि वानिकी क्या है, कृषि के साथ साथ जो वानिकी का कार्य किया जाता है उसको कृषि वानिकी कहा जाता है। जैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं, जैसे देखे होंगे कहीं कहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, बिहार एक बार जाना हुआ, एक बार का बहुतों बार गए, बिहार जा रहे थे तो एक बार हमको ध्यान में आया कहीं कि जो पेड़ है ना, आम का पेड़ लगा हुआ था और नीचे ना दूसरे प्रकार के फसल उगाए जा रहे थे। एक लाइन से लगा दिया गया था आम बड़े बड़े खेत में, और आम का पौधा को ना छांट छांट करके ऊपर कर दिया गया था लंबा सा, ताकि उसका छाया बहुत ज़्यादा पेड़ को नीचे वाला जो फसल है उस पर ना पड़े। तो सोचिए उस तरह की खेती करने की बात कही जा रही है कृषि वानिकी में, इसको कहा जाता है एग्रोफॉरेस्ट्री। यानी कि खेती बाड़ी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो उसमें, हॉर्टिकल्चर का भी एक्टिविटी, लाइक जैकफ्रूट उगा लिए, आम उगा लिए, अमरूद उगा लिए, है ना, उसको कहा जाता है कृषि वानिकी या एग्रोफॉरेस्ट्री। देखो
कृषि वानिकी के क्या इम्पोर्टेंस है और क्या प्रबंधन में इसका कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। साथ ही साथ इसमें एक और ऑप्शन में अथवा में था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और इसका फीचर क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विशेषताओं की, प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करिए। 32 नंबर का सवाल है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताना था। यानी कि एक बढ़िया से अगर एनालिसिस कर लिया जाए, सोचो तो यहाँ से एक चीज़ आप एनालाइज कर लेना कि जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल से संबंधित जो क्या कहते हैं आपको योजनाएं हैं ना, उसका बढ़िया से कर लेना एनालिसिस, अदरवाइज फंस जाओगे। सीधा सवाल बना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, यानी कि कह सकते हैं कि कृषि से संबंधित और भी जितने भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को थोड़ा संभाल लेना बढ़िया से। होप सो कि आपको 4 नंबर क्लियर हो गया होगा। 5 नंबर देखो, 5 नंबर सवाल क्या है। 5 नंबर सवाल बोलता है व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये भी डायरेक्ट आया हुआ है सवाल। ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन क्या है, और राइट कॉजेज, कारण बताओ। राइट कॉजेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेथड ऑफ द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। अर्बन और इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या। पहले तो समझो कि ठोस अपशिष्ट होता क्या है। अब जैसे हम लैपटॉप रखे हुए हैं, फ़ोन रखे हुए हैं, टैब रखे हुए हैं, है ना, पेन टैब रखे हुए हैं, इसके अलावे कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, इसके अलावा घर में टीवी रखा हुआ है, एलईडी रखा हुआ है, क्लियर है, स्मार्ट टीवी रखा हुआ है। अब ये सब क्या हुआ, एक सर्टेन टाइम के बाद ख़राब होगा, तो ख़राब होगा तो कहीं इसको हम वेस्ट में डाल देंगे, तो उसको क्या किया जाना चाहिए, प्रबंधन। इसी को कहा जाता है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। नगर और औद्योगिक, वहाँ से निकलता है सर्वाधिक, ठीक है। और इसका कारण क्या है, कहाँ से निकलता है, इसका कारण क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरा पार्ट, और तीसरा इसका कैसे आप कंट्रोल करोगे, ठीक है, कैसे इसको आप कंट्रोल करोगे, इन सब बातों को एक्सप्लेन करना था, है ना। तो तरीके आपको समझना होगा, कुछ योजनाओं को जिक्र करना होगा कि कौन कौन से योजनाएं हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है, सरकार क्या प्रोविजंस कर रही है ना, क्या क्या नीतियां बनाई हुई है, ध्यान रख लेना, ठीक है। एक तो ये हो गया, या तो इसके साथ क्या लिखना था, जलवायु परिवर्तन के परमाणु और कारणों का विवरण प्रस्तुत करें। दैट मीन्स एक्सप्लेन द एविडेंस एंड द काउज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का जो प्रमाण है और उसका कारण है उसका प्रस्तुत करो। तो बहुत सारा कारण है, बहुत सारे टाइप के हम क्या कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से संबंधित एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो सारे जितने भी कार्य करते हैं जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका काउज में। और क्लाइमेट चेंज का जो एविडेंस है उसको बताना होगा, क्या प्रमाण है। जैसे जो हमारा पोल पर आपका क्या हो गया था, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण से और CFC के कारण से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से ओजोन लेयर में क्या हो गया था, डिप्लीशन, जिसको कहते हैं ओजोन छिद्र, है ना, ओजोन छिद्र हो गया था। हालांकि बाद में वो भर गया, पर वो इम्पैक्ट था, एविडेंस था। दूसरी बात, बहुत सारा नेचुरल कैलामिटी आ रहा है। नेचुरल कैलामिटी स्टैंड फॉर नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर आ रही है किसके कारण से, अब जैसे आप चले जाओ, कंस्ट्रक्शन कार्य कर रहे हैं हम उत्तराखंड में, तो क्या हो रहा है वहाँ से, लैंडस्लाइड, है ना। इसके अलावा देखो कि जब एम्बैंकमेंट ठीक से नहीं बना पा रहे हम लोग नदियों के किनारे में, या पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो रहा है, फ्लड आ रहा है। क्लियर है, समझ गए कहानी कैसे आ रहा है फ्लड। एक तरह से हम बताते हैं, हम लोग ज़्यादातर एरिया में कोई ऊपर वाला पार्ट को क्या कर दे रहे हैं, सीमेंटेड, तो पानी का जो ऊपर से गिरता है ना, जिसको कहते हैं रेन वाटर, वो नहीं हो पाता है, क्या, सीपेज। परिणाम क्या होता है, पानी सारा का सारा बह करके चला जाता है नदियों में, और नदियों से चुका जो जल स्तर होता है वो बढ़ जाता है, काउज हो जाता है फ्लड। देख लो, कंस्ट्रक्शन कार्य के कारण से भी हमारा क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, बहुत सारा है, ठीक है, समझ लेना इसको। आगे उतना सारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको बताना है अभी बस क्वेश्चंस। व्हाट इज द ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, वैश्विक ऊर्जा संकट क्या है, और गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो वैकल्पिक स्रोत में आपके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, है ना, ये सब एनर्जी, बायोमास एनर्जी, इन सब एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में। और वैश्विक ऊर्जा संकट में क्या क्या आते हैं वो समझना होगा कि आज हमारा डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है, इसके अलावा हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पीपल के जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो भी तो बढ़ रहा है। एग्जाम्पल समझो, पहले घर में एक फ़ोन होता था, है ना, आज के डेट में घर में जितने मेंबर हैं सारे के पास फ़ोन है,
तो सारे के सारे फ़ोन को चार्ज करने के लिए आपको सॉकेट की ज़रूरत होगी या एनर्जी की ज़रूरत होगी, सॉकेट नहीं, एनर्जी की ज़रूरत होगी। देख रहे हो डिमांड, इससे क्या हो रहा है, क्राइसिस। हमारे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में, भारत में क्या है, उपभोक्ता हैं किस चीज़ का, फ़ोन का, इंटरनेट का, समझ लो। तो कहीं ना कहीं हमको एनर्जी का कितना लेवल का चाहिए, रिक्वायरमेंट होगा। होप सो कि आप ये बात समझ गए होंगे। तो वैश्विक ऊर्जा संकट क्या है और इसका वैकल्पिक स्रोत का विस्तृत विवरण लिखें। दूसरा इसका इसी में अथवा में था, डिफाइन कैंसर, गिव एन अकाउंट ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर के दूसरे जो काइंड्स हैं उसको भी समझना होगा। बहुत से टाइप का, पैनक्रियाटिक कैंसर है, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, ये सब टाइप्स हैं। मेंशन अ लिस्ट ऑफ द कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस की सूची दीजिए। आप ना कार्सिनोजेंस का सूची जरूर देख लेना एक बार, ये वाला सवाल को ठीक से समझना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सारे के सारे डायमेंशन जरूर कवर अप कर लेना। कार्सिनोजेंस की सूची दें, इसको एक बार गूगल करना, समझ में आ जाएगा कि कार्सिनोजेंस होता क्या है। ठीक है, मैं भी यहाँ नहीं बताऊँगा, काहे कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है। समझ गए, ये तो मेरा 6 JPC वाला का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं आपको 7th JPC वाला, इसकी 7th JPC में कैसे सवाल आए थे। अब देखो 7th JPC में सवाल कैसे बने थे। पेपर 6 जनरल साइंस एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ठीक है, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं तकनीकी विकास। समझ लेना, सारी बातें वैसे ही हैं एज इट इज जैसे 6 JPC में आए हुए थे सवाल। यहाँ भी आपको 200 मार्क्स का सवाल बनेगा और 3 घंटे का सवाल है। इसके अलावा जो ऑल क्वेश्चंस है वो कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है आंसर करने का। दूसरा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, कंपलसरी है और वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 20 क्वेश्चंस को कैरी कर रहा है और ईच क्वेश्चंस का मार्क्स जो है वो 2 मार्क्स का है, यानी कि 20 × 2 बराबर 40 मार्क्स। क्लियर है पहला। दूसरी बात कि 2 से लेकर के 6 जो है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर के हैं और वो आंसर आपको लिखना है डिस्क्राइब करके, और वो 500 से 600 वर्ड में होने चाहिए। सेम सिचुएशन दूसरा और छठा जो क्वेश्चन है, दूसरा से लेकर के छठा तक, यानी 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल 5 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपका 32 मार्क्स का, यानी 32 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो 32 × 5 करोगे तो आपका आ जाएगा 160 नंबर। ठीक है, 32 × 5 करेंगे तो आपका 160 आ जाएगा। और 40 नंबर का पहला वाला क्वेश्चन देखो यहाँ, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कंपलसरी है। ठीक है, तो देखो अब जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला का 20 क्वेश्चन अभी देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वाला का, उसका देख लेना स्टैंडर्ड क्या होता है, उसके बाद आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि तैयारी कैसे करनी है। कंपलसरी क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन समझ लो कि क्या है। द एटमोस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, यानी कि डैश के द्वारा वायुमंडल को पृथ्वी पर धारण किया जाता है। तो किसके द्वारा, तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से क्या किया जाता है, पृथ्वी पर वायुमंडल को धारण किया जाता है। समझ गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है अ स्टोन रेस्टिंग ऑन अ टेबल हैज, बोलता है एक स्टोन जो होता है वो रेस्ट कर रहा है टेबल पर, हैज, एक मेज पर, हिंदी में इसको देख लो, एक मेज पर एक पत्थर विरामावस्था में निम्न में से क्या रखता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो विरामावस्था में है तो वो क्या, कौन सा एनर्जी को ये करता है, पजेस करता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी को पजेस करता है। पजेस करना माने धारण करना या पजेस करना, समझ गए। तो कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, या फिर कह सकते हो आप कौन सा एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। स्थिति मतलब स्टेबल होने के कारण से जो एनर्जी है ना उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जो मूवमेंट कर रहा है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे छत पर से एक ईंटा बजाड़ दिए नीचे, वो है काइनेटिक एनर्जी। समझ गए, किसी के सर पे नहीं भाई, ये नहीं कि सर पे जाके बजाड़ दिए। देखो विच ऑफ द गिवन इन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, यानी कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा एक परम स्रोत है। ऊर्जा का परम स्रोत या कह सकते हैं ऊर्जा का एक खास स्रोत। तो ऊर्जा का खास स्रोत जो है वो सन है, ध्यान रख लेना। आपको पता होगा इस सन के पास सोलर एनर्जी है और सन ही एक ऐसा ऊर्जा प्रोवाइड करता है जो क्या है, खास एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो तीसरा का हो गया डी। अब देखो फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज,
ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है, इसको कार्बोनिक एसिड का डायनामाइट भी कहा जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है H, ये ऑप्शन इसका डी है, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला जो है वो डी है, H2NCONH2, ठीक है। इसको कहा जाता है क्या, कार्बामाइट। क्लियर है, कार्बामाइट भी इसी को कहा जाता है। तो चौथा नंबर क्लियर हो गया। गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन, ठीक है। गोल्जी बॉडी कहाँ काम करता है, गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है, किसकी सहायता करता है? तो देखो गोल्जी बॉडी जो है वो सहायता करता है पदार्थों के संग्रहण एवं श्रावण में। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो 6 नंबर, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैनली मिलर, ध्यान रख लेना ये इंपॉर्टेंट है। स्टैनली मिलर द लेफ्ट आउट प्रोडक्ट्स वर, स्टैनली मिलर का जो ये था प्रयोग था, उसमें क्या बताया हुआ था, जो बचे हुए प्रोड्यूस थे ना, यानी स्टैनली मिलर के प्रयोग से बचे हुए पदार्थ थे ना, वो क्या थे, न्यूक्लियोटाइड थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, न्यूक्लियोटाइड, बी ऑप्शन इसका सही होगा, ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट देखो, ये सवाल आपको थोड़ा सा समझना होगा कि किस लेवल का सवाल बनते हैं कभी कभी साइंस में। मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ, यानी मेंडल को पिता कहा जाता है, किसका, जेनेटिक्स का कि टैक्सोनॉमी का, तो जेनेटिक्स का, ठीक है। आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है किसको, मेंडल को। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। चलो 8 नंबर देखते हैं, थायरॉक्सिन इज सेक्रेटेड बाय सॉरी थायरॉक्सिन इज सेक्रेटेड बाय, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो सेक्रेट किया जाता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा, दैट मीन्स थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट देखो 9 नंबर, 9 नंबर क्या है, रीजन रिसीविंग 500 to 1000 mm एनुअल रेनफॉल इज कॉल्ड, वह क्षेत्र जहां 500 से लेकर के 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात होता है क्या कहलाता है, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है अर्धशुष्क। क्या कहा जाता है, अर्धशुष्क। होप सो कि आपको 9 नंबर सवाल जो है वो डन हो गया होगा। अब आओ आपका 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल क्या बोलता है, तो 10 नंबर है आपका, द मिनिमम रेनफॉल अमाउंट कंसीडर्ड एज रेनी डे इज, बोलता है मिनिमम कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा बी, कितना, 2.5 mm, ठीक है। बी इसका आंसर सही होगा, 2.5 mm मिलीमीटर, ठीक है। एक वर्षापात वाले दिन में कम से कम कितनी वर्षा होनी चाहिए, तो 2.5, ऑप्शन बी सही होगा। 11 नंबर सवाल देखो, द गैस कंट्रीब्यूटिंग मेजर रोल इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑप्शन नंबर ए सही है, CO2। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 12 नंबर, मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट इशूड बाय IMD 4, बोलता है कि भारत मौसम विभाग द्वारा जारी मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान की अवधि है, क्या है, तो 12 नंबर का आंसर होगा 1 से 2 दिन। क्या होगा, 1 से 2 दिन, ठीक है। 13 नंबर देखो, 13 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट अ नेचुरल एलिमेंट ऑफ द एटमोस्फियर, कौन जो है वो नेचुरल एलिमेंट नहीं है, तो 13 का आंसर होगा ए, कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग खुद प्रोड्यूस कर देते हैं, CFC इसी को कहा जाता है, CFC। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है, तो ओजोन जो लेयर है उसका डिप्लीशन होता है, ठीक है। क्रिप्टॉन, आर्गन और जलवाष्प ये तो मिल जाता है हमारा एनवायरनमेंट में। 14 नंबर सवाल देखो, 14 नंबर हमारा जो सवाल होगा वो होगा, व्हाट इज द प्राइमरी एजेंडा ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो किससे संबंधित था, तो इसका था कंट्रोल, ए नंबर आंसर होगा इसका, ए नंबर होगा, कंट्रोल एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं जो मानव के द्वारा उत्सर्जित गैसेस होती हैं, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल की प्राथमिक सूची क्या है, तो वो है मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों के स्रोतों को नियंत्रित करना, ठीक है। 15 नंबर देखो सवाल क्या है, 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है। अधिकतर अक्षय ऊर्जा जो है उसका स्रोत से क्या हानि है, तो बोलता है उसका हानि है उच्च परिचालन लागत,
अक्षय ऊर्जा से क्या होता है ना, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें थोड़ा सा अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है ना, या रनिंग कॉस्ट जिसको कहते हैं, ए नंबर, रनिंग कॉस्ट जो है वो क्या है, वो थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। 15 नंबर का ए हो गया। अब 16 नंबर देखो, 16 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सॉल्ट्स इज द मेन कॉज ऑफ द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। निम्नलिखित में से, ये सवाल आप जानते होंगे, साइंस बैकग्राउंड वाले तो पक्का, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? तो लवण जल का स्थायी कठोरता का मुख्य कारण है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सॉरी कार्बोनेट नहीं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि ऑप्शन में ये भी है मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है, पर होगा आंसर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। होप सो कि आपको ये वाला भी सवाल डन हो गया होगा। अब हम आते हैं 17 नंबर सवाल में। 17 नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है? तो 17 का जो सवाल है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो कौन सा था? एक ना ग्राफेन शीट था, आंसर नंबर सी होगा। ई जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि डॉली शिफ्ट हुआ ही, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ये भी है, और बेटी कॉटन, बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड जो कॉटन है उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बायोटेक्नोलॉजी के सफल उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? तो ग्राफीन शीट की बात कर लेना, ठीक है, ग्राफीन शीट। नेक्स्ट देखो, 18 नंबर सवाल क्या बनता है? डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ विटामिन इज रिलेटेड टू द ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी। अरे भाई उल्टा लिख दिए, ऑप्शन जो है वो बी होगा, है ना, और विटामिन होगा वो ए होगा, ध्यान रख लेना। किस विटामिन की कमी से छोटे बच्चे के अंधेपन से संबंधित है? तो विटामिन ए का। नेक्स्ट देखो, 19 नंबर सवाल क्या है? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट GSAT-6A launched by ISRO on 29th March 2018 is mainly used for। GSAT-6A का काम क्या था? तो GSAT जो 6A था वो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। क्या था? एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, ठीक है, ध्यान रख लेना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट था ये, याद रख लेना। 19 का आंसर होगा ए। अब देखो 20 नंबर, यानी कि हिंदी वाला थोड़ा पढ़ देते हैं। इसरो द्वारा 29 मार्च 2018 को प्रक्षेपित भू स्थिर उपग्रह, ठीक है, GSAT-6A, ध्यान रख लेना, PSLV, GSLV, पहले तो SLV, ASLV, इसके अलावा PSLV, फिर होगा GSLV, और उसके बाद अभी भी हाल ही में भी हुआ है लॉन्च। तो इन सारे का थोड़ा सा डायग्राम ये कर लेना, एनालिसिस कर लेना, क्योंकि जो लॉन्च ये है ना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस पे सवाल बनता है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रख लेना, देख लेना वहाँ पर एग्जाम, इसमें मेंस का जो सिलेबस है उसमें होगा। 20 नंबर देखो, तो आपका इसका आंसर क्या था? संचार में, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ए नंबर इसका सही बताए थे ना, संचार उपग्रह। नेक्स्ट, द मेन काउज ऑफ द पैंडेमिक नेम्ड कोरोना वायरस, ठीक है, SARS-CoV वायरस इसका होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, SARS-CoV वायरस, ये बहुत ही न्यूज़ में रहा है तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। चलो आगे देखते हैं। 20 नंबर तक सवाल बन गए हैं। अब आपको बताना है आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की कैसे इसको आपको टैकल करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ थोड़ा समझाते हैं। तो देखो पहला वाला पार्ट है वो फिजिक्स पार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, है ना। डिफाइन MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एंड और SI यूनिट, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझना होगा। इसके अलावा राइट द एडवांटेजेस ऑफ द SI यूनिट, यानी कि इकाई से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी चीज़ को मेजर करने का जो यूनिट होता है उसको इकाई कहा जाता है। MKS, CGS और SI परिणाम प्रणाली को परिभाषित करना है। मानक इकाई की विशेषताएं क्या हैं उसको भी बताना है, और SI प्रणाली का क्या लाभ है ये भी बताना है, ठीक है। अगर ऊपर वाला लिख सकते हैं तो ठीक है, 32 मार्क्स का क्वेश्चन है, या तो फिर नीचे वाला लिखो। क्या? स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉज दैट एक्सप्लेन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अर्थ विथ सन, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्लिप्स एंड हाउ डज इट टेक प्लेस। ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ सोलर इक्लिप्स and explain the 5 ways to view solar eclipse safely।
ये वाला सवाल हम पकड़े थे, ठीक है, ऊपर वाला नहीं। समझ में आना चाहिए सवाल कैसे आपको टैकल करना है वहाँ पे, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बोलता है कि यहाँ पर ना वो एक्सप्लेन करना है रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ एंड सन, तो ये कर सकते हो, केपलर का जो ग्रह गति नियम था ना वो बता सकते हो, क्योंकि अर्थ एक ग्रह है और सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो केपलर का जो ग्रह गति नियम है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उससे, तीनों लॉ से। दूसरी बात बताना था इसमें कि सोलर इक्लिप्स कैसे टेक प्लेस करता है, ठीक है, सोलर इक्लिप्स बेसिकली सोलर नहीं, इक्लिप्स कैसे टेक प्लेस करता है। नीट एंड क्लीन जो था डायग्राम बनाना था सोलर इक्लिप्स का, नॉट लूनर इक्लिप्स। तीसरी बात इसी में कि लूनर जो सोलर इक्लिप्स है उसको हम सेफली कैसे हम क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो वो एक्सरे जो ये होता है पेज, उससे आप देख सकते हैं, आँख पे गूगल लगा करके देख सकते हैं, बाइनोकुलर से देख सकते हैं, समझ गए। आगे देखो 3 नंबर सवाल क्या है, 3 नंबर में है व्हाट आर एसेंशियल एमिनो एसिड। देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एमिनो एसिड कितने हैं या क्या हैं, एमिनो एसिड का क्या आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यक एमिनो एसिड क्या है वो भी बताना है। तो एमिनो एसिड एक पॉइंट है, उसका सारे डायमेंशंस को थोड़ा ठीक कर लेना, मेरा कहने का तात्पर्य यही है। व्हाट आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अर्थ, वाई आर दे नेसेसरी, यानी कि वे स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए क्यों आवश्यक है। एमिनो एसिड से बेसिकली प्रोटीन हमको मिलता है, ध्यान रख लेना, है ना। अब प्रोटीन क्यों है, बॉडी बिल्डिंग फूड, क्लियर है। दूसरी बात कि जब कभी भी हम बॉडी में जो हार्म होता है या वुंड होता है, जिसको कहते हैं घाव वगैरह हो गया, तो उसे भरने में यही काम करता है। अगर आपको ये लिखना था तो ठीक है, अदरवाइज एक और ऑप्शन था विटामिन क्या है, ठीक है, ये मैं लिखा था। व्हाट आर विटामिन्स एंड डिस्क्राइब 3 डिजीजेस काउज्ड बाय द विटामिन डिफिशियंसी। बोलता है ना कि विटामिन क्या है और जो 3 डिजीज काउज्ड बाय विटामिन डिफिशियंसी से आपको बताना था, और इसी को 32 नंबर में लिखना है भाई, सोच ले, आई बाई मत लिख दीजिएगा, ध्यान रहे। चौथा नंबर सवाल देख लो लंबा करने के चक्कर में। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग जनरली अडॉप्टेड बाय द फार्मर्स ऑफ झारखंड। झारखंड राज्य में के किसानों के द्वारा आमतौर पर अपनाई जाने वाली क्या है, जो वर्षा जल संचयन है उसको कौन कौन सी विधियां हैं, और यह कृषि उत्पाद में सुधार के लिए कैसे फायदेमंद है। हाउ इज इट बेनिफिशियल फॉर इन इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, समझ गए। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो झारखंड के किसान कैसे अपनाते हैं, छतों पर या फिर डिच करके, माने गड्ढा खोद करके पानी को जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये आपको समझना होगा। और कृषि उत्पादन में सुधार के लिए कैसे फायदेमंद है, ऑब्वियस है, हमको उसके लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जो क्या कर सकते हैं, आपको जो ट्यूबवेल से पानी निकालना है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्लियर है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको उसका आंसर करना है, समझ में आ गया होगा, होप सो। अब देखो अगर ये नहीं लिखना था ना तो आप एक और ऑप्शन है आपके पास कि बंजर भूमि पर अवधारणा दे। गिव योर कंसेप्ट ऑन वेस्टलैंड, व्हाट मेजर्स यू विल सजेस्ट फॉर इट्स रिक्लेमेशन एंड पोटेंशियल यूजेज इन एफॉरेस्ट्री। बोलता है बंजर भूमि पर अपनी अवधारणा दे, इसके सुधार और कृषि वानिकी में इसके संभावित उपयोग आप क्या उपाय सुझाएंगे। तो बंजर भूमि को पहले बताना है कि जो वेस्टलैंड है वो क्या है। दूसरी बात बताना है कि क्या मेजर्स सजेस्ट करेंगे आप, रिक्लेमेशन एंड पोटेंशियल यूज इन द एफॉरेस्ट्री, यानी कि कृषि वानिकी माने इसके सुधार और कृषि वानिकी में इसके संबंधित उपयोग थोड़ा सा बताओ, क्या उपाय सुझाएंगे। तो कहीं ना कहीं वेस्टलैंड को ठीक करने के लिए वानिकी, कृषि वानिकी का उपयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल समझो, अब ऐसा खेत जहाँ पर हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा प्रॉपर, वहाँ पेड़ पौधे तो लगा ही सकते हैं ना, लगा भी देते हैं हम लोग, नीम, शीशम, जामुन, आम, अमरूद, है ना, क्लियर है। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग आंसर करना है, ये नहीं कि बस इतना ही से निपटा देना है। अब देखो 5 नंबर सवाल क्या था, व्हाट आर द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एसिड रेन एंड डिफॉरेस्टेशन। दोनों बातें लिखनी है, अम्लीय वर्षा दैट मीन्स एसिड रेन्स एंड डेजर्टिफिकेशन, नॉट डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन मीन्स मरुस्थलीकरण। तो अम्लीय वर्षा और मरुस्थलीकरण के क्या कारण और परिणाम है, तो दोनों को पहले अम्लीय वर्षा का बताना होगा, है क्या, इसका कारण क्या है, इसका परिणाम क्या है।
फिर लिखना मरुस्थलीकरण है क्या, उसके बाद क्या कारण है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप तो खुद इसके अच्छे से लिख सकते हैं। होप सो कि आपका एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं लिखना था तो एक और आपके पास ऑप्शन था, डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड द अमेंडमेंट्स मेड इट टू इट। तो बोलता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, 1980 में। इसकी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, इसके अलावा कौन कौन से संशोधन किए गए, इसके वर्णन करें। समझ में आ गया। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। वन संरक्षण अधिनियम सवाल बनता है और इसके अलावा भी बहुत सारा संरक्षण अधिनियम हैं, वन नहीं, वन्य जीव भी हैं, है ना। इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रख लेना क्योंकि ये पार्ट आपका क्या है, जियोलॉजी, इससे है, एनवायरनमेंट से। चलो 6 नंबर सवाल देखो, ये लास्ट है। डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द एनर्जी जनरेशन फ्रॉम एनी टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। बोलता है क्षय और अक्षय ऊर्जा का विभेद कीजिए। क्षय माने जो खत्म हो जाता है, जैसे कोयला जलाएं खत्म हो गया, लेकिन वही सोलर एनर्जी वो खत्म नहीं होगा, कल भी सूर्य उगेंगे और उस सूर्य महाराज से हमको मिल जाएगा सोलर एनर्जी। तो इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को पहले एक्सप्लेन कर लेना, डिफ्रेंशिएट कर लेना, फिर बताना कि इन दो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो ये वाला सवाल भी हम उठाए थे, ठीक है। दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, आपके पास सोलर एनर्जी है तो छत्ता पर लगा दीजिए आप सोलर प्लेट, घर में बैटरी, उससे इन्वर्टर से कनेक्ट करके चार्ज करिए, बैटरी को कलेक्ट करिए, बैटरी में एनर्जी को, और रात में उसका लाइट को यूटिलाइज करिए उससे। दूसरी बात था एक और, विंड एनर्जी। तो विंड मिल का हम प्रोडक्ट ये कर रहे थे, वहाँ से पानी निकाल रहे थे, या ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, या एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो 6 वाला में भी आया हुआ था HIV से संबंधित सवाल, और देखो यहाँ भी सवाल आया हुआ है HIV से, तो कहीं ना कहीं रिपीट मार दिया ना, तो इसलिए ध्यान रख लेना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि HIV वाला जो सवाल है वो रिपीट हो सकते हैं, डायमेंशन चेंज हो सकता है। देखो HIV वाला सवाल बना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या है, व्हाट इज HIV, हाउ डज इट अफेक्ट ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर को कैसे प्रभावित करता है, राइट कॉजेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेथड्स ऑफ HIV इन्फेक्शन। बोलता है कि कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और कंट्रोल मेथड क्या है HIV इन्फेक्शन का, ठीक है। HIV क्या है, मानव शरीर को कैसे प्रभावित करता है, HIV संक्रमण का कारण क्या है, प्रभाव क्या है, और इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। इन सारी बातों को आप ठीक से पढ़ लेंगे और आंसर करेंगे। कैसे होता है, कारण बताना है, बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। हम लोग गलत तरीका का हम लोग ये इंजेक्ट कर लेते हैं, इंजेक्शन। दूसरी बात, अगर ब्लड हम लोग को बॉडी में चढ़ा दिया गया, ठीक है। इसके अलावा और भी इसका कारण है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो आप थोड़ा सा देख लेना, और कंट्रोल करने का क्या तरीका हो सकता है HIV का, इंपॉर्टेंट है। 6 JPSC में भी आया हुआ है, 7 JPSC में भी आया हुआ है, बस डायमेंशंस चेंज है। समझ में आ गया। होप सो कि पूरा का पूरा जितना भी पेपर 1 से लेकर के 6 तक का एनालिसिस था JPSC में, सारे सवालों का मैंने ब्रीफ एनालिसिस कर दिया हूँ। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं कोई आपको प्रॉब्लम हो, दुविधा हो या शंका हो किसी भी सवाल में, तो आप उसको उसमें कमेंट में ज़रूर हमको कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं, और मैं आपके कमेंट का वेलकम करूंगा। आपके रिकमेंडेशंस मेरे सराखों पे ध्यान रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर रिकमेंडेशंस को मैं फॉलो करूं और आगे मैं इम्प्रूव करूं, ताकि आपको आपके अनुकूल वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।